नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सही से नोट्स बनाते हैं और सही से पढ़ते हैं तो ठीक है दोस्तों। तो आइए, हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत देख रहे हैं, तो उसको हम कवर करने का और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारा गांधी युग चल रहा था, ठीक है। गांधी युग में दोस्तों हम पार्ट सेकंड को आज कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम कवर करते हैं। हमने दोस्तों थोड़ा रिकेप कर लेते हैं कि जो हमने पिछले में देखा, गांधी परिचय, गांधी युग की शुरुआत की, तो उसमें गांधी जी का परिचय देखा और उसके बाद में कुछ हमने उनके सत्याग्रह देखे और असहयोग आंदोलन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में चोरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, और फिर 11 फरवरी को गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी बीच दोस्तों हम कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पढ़ेंगे और उसके कुछ आगे तक पढ़ेंगे, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। 3 पार्ट में ये पूरा हमारा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें भी दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन तो हर वर्ष वायसराय के कार्य, दोस्तों वायसराय के कार्य तो होते ही है, क्योंकि दोस्तों वायसराय तो रहते ही 1947 तक। उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन भी हर वर्ष हो रहे थे, जो कि मैंने बताया। और क्या क्या घटना होती है गांधी युग में, जो महत्वपूर्ण घटना, उनको भी हम कवर करेंगे। तीनों चीज़ों को हम साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों अगर वायसराय देखें तो 1921 में क्या होता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और 1921 से 1926 तक के लिए जो आता है वो आता है लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग के समय दोस्तों 3 बातें महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। पहले अगर देखें तो हमने चोरी चोरा कांड देखा, जो कि वह पुलिस थाने में आग लगाए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया, वो थाने में आग लगा देते हैं, ठीक है। और फिर वो गांधी जी असहयोग आंदोलन अपना वापस ले। तो गोरखपुर जिला है दोस्तों, नाम सुना होगा यूपी में, और उसका गांव है चोरी चोरा, ठीक। उसके बाद में देखें तो काकोरी का रेलवे कांड, जो कि 1925 में होता है, जो कि दोस्तों एक संस्था रहती है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसमें कुछ व्यक्ति रहते हैं क्रांतिकारी, और वो दोस्तों ट्रेन को लूट लेते हैं, ठीक। तो उस घटना को नाम दिया गया चोरी चोरा। ये दोस्तों काकोरी कांड, वे चोरी चोरा कांड और वो काकोरी कांड। वो दोस्तों HR, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वो रहते हैं क्रांतिकारी। दोस्तों उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस संस्था ने भी काफ़ी कुछ किया देश के लिए। वो पर्दे के पीछे थी दोस्तों, उसकी हमको बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वो गुप्त तरीके से अपना कार्य करते थे। वो आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, वो क्रांतिकारी थे। वो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, वो ऐसे याचना तरीके से नहीं करते थे। वो क्रांतिकारी थे, वो मतलब कि कह सकते लड़ाई झगड़ा करते थे, इस तरह से नहीं करते थे वो। तो उनका अलग से हम वीडियो करेंगे। फिलहाल इस पर आते हैं कि वायसराय में दो कांड हो गए, 2 कार्य हुए इसके समय। तो चोरी चोरा कांड हुआ और दूसरा काकोरी। तीसरा दोस्तों जो वायसराय जो रीडिंग के समय दोस्तों ICS जो सिविल सर्विसेज थी, उसकी एग्ज़ाम भारत में होना शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1773, मतलब कि जो वहाँ था 85 में, ठीक है। उस समय दोस्तों अगर आप देखें तो इसको भारत में लागू किया गया था सिविल सेवा को, लेकिन उस समय दोस्तों भर्ती एग्ज़ाम नहीं होती थी, ऐसे डायरेक्ट ले लिया जाता था। फिर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में इसकी एग्ज़ाम इंटरव्यू होने लगा, कहाँ पर, ब्रिटेन में दोस्तों, भारत में नहीं, और उसका पैटर्न इंग्लिश था। और दोस्तों भारत में होने लगी वायसराय लॉर्ड रीडिंग के समय से, ठीक है दोस्तों। 3 बातें आपको याद रखना, लागू किसने की, कॉर्नवालिस ने उसको दोस्तों भारत में। फिर उसकी एग्ज़ाम कब होने लगी, तो डलहौजी के समय। और इसको भारत में कौन लाया, तो फिर लाया वो लॉर्ड रीडिंग, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो 1923 का जो अधिवेशन होता है, 1923 का 1923 में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, 24 में होता है। 1924 का जो अधिवेशन होता है वो होता है यहाँ पर कर्नाटक में। यहाँ पर कर्नाटक आएगा दोस्तों। कर्नाटक के एक शहर है बेलगाम, वहाँ पर, और गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते और एकमात्र बारी बनते। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बने थे कर्नाटक बेलगाम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ठीक है, वापस ले लेता असहयोग आंदोलन, तो
तो क्या था कि जो सीनियर नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, है ना, मदन मोहन मालवीय, ये काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो मोतीलाल नेहरू काफ़ी नाराज़ थे, आंदोलन काफ़ी चल रहा था। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये दोनों रहते। चित्तरंजन दास नाम सुना होगा आपने। ये दोनों क्या करते हैं कि कांग्रेस से अलग हो जाते हैं 1923 में, और एक अलग पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। और ये अपनी संस्था का अपना मतलब अधिवेशन करते थे हर वर्ष, उसमें लोगों को जोड़ते हैं और संविधान का ढांचा तैयार करने का प्रयास करते। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास की 1925 में मृत्यु हो जाती है। मोतीलाल नेहरू फिर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू दोस्तों जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू की एंट्री अभी नहीं हुई है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू अलग हो जाते हैं। उसके बाद में 1925 में अगर आप देखें तो एक संस्था की स्थापना होती है जिसको कहा जाता है आरएसएस, हिंदू संघ जिसको हम कहते हैं, हिंदू संघ जो है ना, जो आरएसएस, वही 1905 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और 1906 में हिंदू संघ की स्थापना होती है, ऐसा मान सकते हैं। 1926 में अगर देखें तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है। 1925 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कहाँ पर? अगर देखें तो कानपुर में, और उसके अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। तो पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों वो बनती है 1917 में। अगर देखें कांग्रेस की तो एनी बेसेंट, ठीक। लेकिन भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट तो आयरलिस महिला थी, वो तो आयरलैंड से आई थी, ठीक है, यूरोप से आई थी। लेकिन दोस्तों पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनती है कानपुर में, जो अधिवेशन होता है 1925 में, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि इतने सारे, एक और एक आंदोलन होता है 1928 में, वहाँ पर भी लगान वृद्धि के विरोध में। कहाँ पर होता है ये? बारदोली में। और वहाँ पर वो आंदोलन भी सक्सेसफुल होता है, और फिर वो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं उस आंदोलन की? वल्लभ भाई पटेल। तो फिर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि देती है, और फिर गांधी जी उन्हें जाकर बताते हैं। तो दोस्तों ये आ सकता है कि सरदार की उपाधि गांधी जी ने नहीं दी थी, महिलाओं ने दी थी, और फिर गांधी जी ने बताया था। तो दोस्तों फिर वहाँ से वो वल्लभ भाई पटेल से सरदार पटेल हो जाते हैं, और आज भी हम सरदार पटेल के नाम से उनको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बारदोली जो आंदोलन होता है लगान वृद्धि के विरोध में, वही दोस्तों हर जगह लगान वृद्धि, टैक्स वृद्धि कर देते थे। तो हर जगह देश के हर क्षेत्रों में कहाँ न कहाँ से आंदोलन शुरू होते ही थे, क्योंकि अंग्रेज इतना इतना टैक्स लगाते थे तो किसान दे नहीं पाते, तो आंदोलन करते थे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में देखें तो एक घटना होती है, क्या होता है कि उसके बाद में 1928 में 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है उसको भारत भेजा जाता है, क्योंकि दो मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधाराधिनियम आया था, जिसमें प्रांतों में भारतीय लोगों को विधानमंडल में जगह दी गई थी, और वहाँ गवर्नर था, 2 पद थे। एक तो जो विधानमंडल जो सदस्य रहते मंत्री, और उसके बाद में एक ऊपर अगर देखें तो एक गवर्नर था, ठीक। तो उसका रिव्यू करने के लिए कि वो व्यवस्था कैसी चल रही है और सही है कि नहीं, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सर साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 को ब्रिटेन से कमीशन आता है, साइमन कमीशन जिसको बोला जाता है, जिसमें 7 सदस्य रहते हैं, जिसका एक भी भारतीय सदस्य, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, आज भी हम देखते हैं। तो उसको आप आज डिटेल से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो आता है यूरोप में, यूरोप से आता है, और यहाँ बम्बई, ये बम्बई दोस्तों यहाँ पर बम्बई में आता है। पहले उस समय दोस्तों मुंबई नाम था, बम्बई था। बम्बई बंदरगाह पर आता है, और उसको जाना था दिल्ली, क्योंकि राजधानी दिल्ली थी। तो वहाँ बम्बई जैसे ही जहाज़ में से उतरा और जाने लगा, तो जैसे ही भारतीय लोगों ने सुना कि एक कमीशन आया है और भारतीय लोगों को क्या करेगा, जो अधिकार दिए वो भी छीन लेगा, मत, क्योंकि इसमें भी भारतीय सदस्य नहीं है। और अंग्रेज इतना सारा अत्याचार कर चुके थे कि भारतीय लोगों को, उनको किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो लूटने आए, हमको बर्बाद करने आए। अब वो जिधर जा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लग रहे थे, काले झंडे उनको दिखाए जा रहे थे। वो वापस जा रहे थे, वो जा रहे राजधानी दिल्ली तक जा रहे थे, किसी गाड़ी में बैठकर, फिर दूसरी गाड़ी में, इस तरह से दिल्ली में यहाँ पर पहुँच रहे थे। उसके बाद में जो लाला लाजपत राय, जिसका नाम सुना होगा आपने, लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता, लाला लाजपत राय बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे वायसराय हाउस के सामने। मतलब बहुत बड़ी तादाद में जनता थी उनके साथ, और उनके अध्यक्ष बने हुए थे। तो फिर वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था स्कॉट, जो वहाँ का
सुप्रिटेंडेंट पुलिस था, जो एसपी जिसको बोल सकते हैं, और काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। तो क्या था कि फिर उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। तो लाठीचार्ज में क्या हुआ कि सबको अंधाधुंध लाठियाँ मारने लगे पुलिस। तो उसमें हजारों क्या होगा, कोई के सिर में लगी, कोई के हाथ में, कोई पैर में, और लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ती है कहाँ पर, यहाँ सिर में, और उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उन्होंने वहाँ एक मरते मरते मतलब वो दिया था कि मेरे लाठी पर किया गया एक एक बार अंग्रेज़ों की ताबूत की कील साबित होगा। मतलब कि यहाँ से जो मेरे ऊपर प्रहार किया है, तो यहाँ से अंग्रेज़ों का यहाँ से सुपड़ा साफ होने धीरे धीरे लगेगा, ये उसका अर्थ होता है। अब इसका फिर बदला लिया था दोस्तों HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की जो संस्था थी, उसने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। वो हम दोस्तों मैंने बताया कि वो अलग हम उसको कवर करेंगे। अब देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, फिर भी आंदोलन होता रहा, लेकिन जो साइमन कमीशन आया था उसका एक सचिव था, उसने उस सचिव ने बोला कि अगर तुम इतना ही विरोध कर रहे हो तो एक काम करो, तुम्हारा कानून हम तुम्हारे लिए आए, तुम्हारा कानून बनाने के लिए, और तुमको हम पर विश्वास नहीं है, तो एक काम करो, तुम क्या करो, अपना कानून बनाओ, अपने नियम कानून बनाओ और हमको दिखाओ। सब जितने भी लोग हो, तुम जितने भी सर्वसम्मति से अगर वो तुम मान जाओगे तो हम सोचेंगे कि तुमको आज़ाद कर दें और तुम्हारा ये बात मान लेंगे। तो भारतीय लोगों को लगा कि अच्छा मौका मिला है, अपना कानून बनाते हैं अपना। तो जो मोतीलाल नेहरू है और डॉक्टर अंसारी है, काफ़ी आंदोलन, काफ़ी सभाएं करते देश के जगह जगह, हर जगह, और वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते, सभा करते और बोलते हैं कि क्या क्या होना चाहिए इसमें बताओ। तो वो बताना शुरू करते, तो फिर वो एक छोटा सा कोई एक ढांचा होगा उसको लेकर जाते हैं। कौन, अगर देखें तो उसको जो रिपोर्ट बोला गया तो उसको डॉक्टर अंसारी और नेहरू रिपोर्ट बोला गया उसको, ठीक। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सर साइमन के सामने। लेकिन क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग वापस आ गई और उसने बोला कि इसमें हमारी 14 सूत्री मांगे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज लोग थे, वो तो खुश हो गए, क्योंकि वो उनका भी यही कहना था कि क्या तुम्हारे लोग आपस में ही तुम्हारी क्या बनती नहीं है, तो इसलिए हम तुम्हारा कानून बनाने आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो मुस्लिम लीग आ गई कि हमारे इसमें 14 सूत्री, तो वो अंग्रेज समझ गए कि इनमें एकता नहीं है, तो बोले कि ठीक है, देखो ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम आपस में तुम्हारी नहीं बनती है। तो फिर उन्होंने बोला सर साइमन कमीशन ने कि ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, हम वापस जा रहे हैं, हम वापस जाएंगे और 1930, 31, 32 3 वर्ष गोलमेज सम्मेलन होगा हर वर्ष, और तुम्हारी जो मांगे है वो मांगे रख देना। तो क्या होता है कि फिर साइमन कमीशन वापस चला जाता है। इधर क्या होता है 1929 में लाहौर में, अगर अपन देखें तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यहाँ पर लाहौर आ जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान इधर, तो यहाँ पर लाहौर है। लाहौर में रावी नदी के तट पर, यहाँ से रावी नदी निकलती है लाहौर के पास से, यूँ रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है, काफ़ी युवा रहते, और वहाँ पर दोस्तों निर्णय लिया जाता है पूर्ण स्वराज का। शुरू में दोस्तों जब कांग्रेस बनी थी तो पूर्ण स्वराज का निर्णय नहीं था, सिर्फ मैंने बताया कि जो नरम दल के नेता थे वो केवल प्रशासनिक बदलाव चाहते थे, अंग्रेज यहीं रहे, वो ही राज करे, लेकिन वो कुछ जो कुरीतियाँ, वो मतलब कितना अत्याचार करते वो कम कर दे बस। और जो गर्म दल थे वो पूरे अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज यहाँ से लेंगे। और दूसरा ये भी निर्णय लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी बोलते हैं कि मैं शुरू करना चाहता हूँ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कि कौन जाएगा उसमें भाग, तो पहले जो गोलमेज सम्मेलन होता है 30, 31, 32 3 वर्ष होते हैं, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से नहीं जाता है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो उन्होंने जो नाम दिया है वो एक जो नीचे क्लास का जो समाज का था उनको अधिकारों के लिए वो चाहते थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, तो फिर इनको क्या हो, इनको समान अधिकार मिले, तो इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते थे। गोलमेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जो समय वो इस तरह से कुर्सी वहाँ पर है, जो कुर्सी बैठने के लिए वो इस तरह से गोल गोल तरीके से ऐसे है, तो उसको गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया। और उसका जो अध्यक्ष था वहाँ का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था, अगर देखें तो यहाँ पर रेमजे मैकडोनाल्ड,
ठीक है, नाम याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किसने किया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, अब क्या हुआ कि तीनों गोलमेज सम्मेलन B.R. अम्बेडकर जाते हैं, वो तो अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। अब 1930 में अगर इधर देखें दोस्तों तो रीडिंग का कार्यकाल ख़त्म हो चुका था 1926 में। 1926 से 31 तक जो वायसराय के पद पर आता है वो आता है लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, इस समय वायसराय इरविन हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1930 में गांधी जी ने 12 मार्च, याद रखेंगे दोस्तों, 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने, जो यहाँ पर अगर देखें तो ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखें तो अहमदाबाद मान सकते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम बसाया था और इधर से आ रही थी साबरमती नदी, उसी के तट पर साबरमती आश्रम बसाया। तो जो दोस्तों समुद्र का पानी जो आता है, ये पानी जो आता है, इससे यहाँ पर देखें तो ये क्या, उस पानी से क्या बनता है? नमक बनता है, हम सब जानते हैं। तो उस नमक पर दोस्तों अंग्रेज़ों ने ये बोल दिया था कि नमक जो रहेगा उस पर हम नमक बनाएंगे और तुमको बेचेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम खुद नमक मत बना। तो वो कानून था, तो उस कानून को तोड़ना था कि भाई ये हमारा देश है और ये पानी जो आ रहा है ये हमारा हक है, हम इस पर नमक बना सकते हैं, गांधी जी का कहना था। तो उन्होंने फिर इसके लिए आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब दांडी यात्रा। ये गाँव था दांडी के दांडी तक, जिसको दांडी यात्रा ही बोला जाता है। तो 12 मार्च में इस कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च से उन्होंने यात्रा शुरू की यहाँ से अहमदाबाद में। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट नहीं गए, वो यहाँ से घूम घूम कर जाते हैं, यूँ घूम घूम कर यहाँ तक जाते हैं। घूम घूम कर इसलिए गए दोस्तों कि आंदोलन पूरे देश में फैले और इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो दोस्तों इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं और महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 5 अप्रैल को यहाँ पहुँच जाते और 78 अनुयायियों के साथ। दोस्तों याद रखें, गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा कितने व्यक्ति शुरू की थी? तो 78 व्यक्ति थे उनके पास 12 मार्च को। ठीक है, और 6 अप्रैल को पहुँचते हैं, 5 अप्रैल को शाम को पहुँचते हैं दांडी और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ जाते हैं और नमक पानी जो रहता है उसको एक जगह से लाकर सूखी जगह में उसको डाल देते हैं, फिर वो सूख जाता है तो नमक बन जाता है। मतलब नमक हमने बना लिया है, मतलब कानून हमने तोड़ दिया है। अंग्रेज़ों का यह कहना था कि तुम नमक नहीं बना सकते हो, अगर तुम बनाओगे तो हम तुमको दंड देंगे, सजा देंगे। तो ये दोस्तों नमक कानून तोड़ दिया, फिर देश के हर जगह इसके नमक कानून तोड़े गए और ये नमक कानून दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा। अब जब इरविन को पता चला, इरविन ने क्या हुआ कि गांधी जी को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और बोला कि तुम्हारी जो भी मांगे हैं तुम वहाँ जाकर गोलमेज सम्मेलन में बताओ। तो फिर 1900 अगर देखें 31 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं। तो राजपूताना जहाज से जाते हैं, उनके साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, ये उनके साथ जाते हैं देखरेख करने के लिए। लेकिन दोस्तों B.R. अम्बेडकर वो अपनी बातें रखते हैं, गांधी जी अपनी बात रखते हैं और वहाँ पर दोनों के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है जो B.R. अम्बेडकर अपनी बातों को लेकर अड़े रहते हैं और गांधी जी फिर वापस आ जाते हैं और फिर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो उनको पकड़कर पुणे की यरमदा जेल में, जो कि यहाँ पुणे अगर देखें तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पूना मान लो, जो कि वर्तमान में पुणे हो चुका है दोस्तों। तो पूना की यरमदा जेल में उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है गांधी जी को कि यहाँ रहो। अब इधर देखिए तो B.R. अम्बेडकर जो कि उनको वो मांग रखते हैं कि तुमने 1909 में अगर देखिए मार्ले मेंटोसोर अधिनियम के तहत मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया, 1919 में सिखों को दिया, तो 1935 में आने वाला था भारत शासन अधिनियम। मतलब कि जो व्यवस्था प्रांतों में वो अब केंद्र में रहेगी, जो सदस्य रहेंगे वो सारे भारतीय रहेंगे और एक वायसराय रहेगा वो अंग्रेज रहेगा। तो इसमें भारतीय सदस्यों को मौका मिलेगा, जो संसद रहेगी उसमें केंद्र में यहाँ पर। तो जो B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि यहाँ हमारे लोग हो, कौन हो, जो अगर देखें तो वो जो नीचे का वर्ग है, जो शूद्र वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, दलित वर्ग जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर रहेगा, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन दो। तो अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि ठीक है इनको भी दे दो, अलग अलग बढ़ जाएंगे, हमको राज करने में आसानी होगी। अब रैमजे मैकडोनाल्ड दे देते हैं कम्युनल अवार्ड, तो वो लेकर जाते हैं और जब पूरे भारत में बात फैलती है तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं ये इसको लागू नहीं होने दूँगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी हम क्या है, अभी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अगर एक बड़ा वर्ग अलग हो जाएगा
हिंदू वर्ग से, मतलब तो क्या होगा कि फिर बढ़ जाएंगे, समाज बढ़ जाएगा और हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वहीं बी आर अम्बेडकर का कहना था कि जो इतने वर्षों से हम क्या है, इतने वर्षों से हमको नीचे रखा गया और किसी भी क्षेत्र में हमको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो हम इससे फिर अलग ही हो जाते, इससे अच्छा तो ये। तो फिर गांधी जी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम अलग मत हो, हम रिजर्वेशन हर क्षेत्र में, जो कि सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा कि तुमको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा आधी सीटों में। ठीक है दोस्तों, तो जब से ये रिजर्वेशन का चल रहा है, ठीक, जो गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब दोस्तों यहाँ पर 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और फिर यहाँ से 1935 में आता है और 37 से चुनाव भी, मतलब चुनाव होता है और सरकार बनती है कांग्रेस की, और क्योंकि उस समय दोस्तों कांग्रेस की पार्टी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री बनते। इसका आगे का दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों 1931 में इरविन का कार्यकाल खत्म हो जाता है और 31 से 36 तक रहता है वो वेलिंगटन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे वीडियो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।